भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगर पालिका सीएमओ की बड़ी लापरवाही। गोवंश परिवहन करते समय 2 गोवंशों की मौत। बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन। न्यायालय के आदेश पर उदंग मंदिर का खोला गया लाकर, निकला खजाना। दमोह कोतवाली में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ की हड़ताल जारी। कामकाज प्रभावित, किसान परेशान। दमोह नगर पालिका के द्वारा दमोह शहर में जो गौवंश सड़कों पर बैठा रहता है उसे विशेष दल के माध्यम से पकड़ा गया। एक वाहन के माध्यम से उसे दमोह से तेंदुखेड़ा पहुंचाया जा रहा था। बीच रास्ते में 2 गौवंशों की मौत हो गई, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश भड़क उठा। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा इस वाहन को रोका गया और इसमें जो गौवंश था उसे बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि पिंडराई गांव के पास ग्रामीणों ने मृत अवस्था में 2 गोवंश को देखा था, जिसके बाद यह जानकारी तेंदुखेड़ा बजरंग दल को दी गई, विश्व हिंदू परिषद को दी गई। उसके बाद जमकर हंगामा शुरू हो गया। नगर पालिका पर ये काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा काफी क्रूरतापूर्वक इनका परिवहन किया गया, जिसके चलते ही क्षमता से अधिक इसमें गोवंश को ले जाया जा रहा था, जिसके चलते 2 की मौत हो गई है। अब हंगामा बरपा है। बताया जाता है कि चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं दमोह नगर पालिका से एक विशेष टीम भी वहां पर पहुंची है। एक विशेष समुदाय का ये चालक था, जिसके बाद और भी अधिक आक्रोश भड़क उठा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर हैं। जबरन गौवंश का परिवहन किया जा रहा था। देखिए आप किस तरह से ये मृत जो है वो गौवंश पड़ा हुआ है। काफी घोर लापरवाही ये कही जा रही है। हम आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अजय खत्री का कहना है कि इस मामले में काफी बड़ी लापरवाही की गई है और जिनके द्वारा ये लापरवाही की गई है निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा कैसे ये परिवहन हो रहा था, क्यों ये परिवहन हो रहा था, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मामला बेहद ही गंभीर है, गौवंश से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था का प्रतीक होता है ये गौवंश, और यहाँ पर उसका इस तरह से परिवहन किया जाना किसी भी दिशा में से उचित नहीं कहा जा सकता। क्या कहना है तेंदुखेड़ा के संगठन के पदाधिकारियों को, पहले हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अजय खत्री का क्या कहना है, यह भी हम आपको सुनाते हैं। मामला है नगर पालिका दमोह में 80 लगभग गौशाला रजिस्टर्ड हैं और सबसे आखिरी छोर में तेंदुखेड़ा है। तेंदुखेड़ा दमोह से अच्छे हट्टे कट्टे एक वो बैल बैठा है, ऐसे भेजे हैं और वो ट्रॉली जो है उसमें लाने योग्य नहीं थी।
फिर भी उनने भरे और एक टायर पंचर था, ऐसे में भी चलाई तो उसमें 2 बैलों की मृत्यु हो गई है। तो हम इसके लिए दोषी मानते हैं नगर पालिका सीएमओ दमोह को, क्योंकि उनने इतने दूर और ट्रैक्टर से और संख्या से ज्यादा भर के भेजे, जो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उनके ऊपर मामला बनता है। और उन कर्मियों के ऊपर भी जो लेके आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में उनका ध्यान नहीं दिया। दमोह नगर की पालिका के द्वारा काफी गौवंश को एक साथ एक वाहन से पहुंचा दिया गया, तो गौवंश की मौत हो गई है और हंगामा जारी है। जी, आज दोपहर लगभग 3 बजे हमें तेंदुखेड़ा के कुछ गौ सेवकों का फोन आया कि भैया दमोह नगर पालिका की एक गाड़ी दमोह तरफ बमौरी गांव के आसपास गौवंश लेकर के आ रही थी। उसमें काफी संख्या में गौवंश भरे हुए थे, उसमें से 2 गौवंश मृत हो गएंगे। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर उन गौवंश को उस गाड़ी में से खाली कराया और उनको वहीं जंगल में छोड़ दिया। निश्चित रूप से इसमें बड़ी लापरवाही है दमोह नगर पालिका की। तब हमने सीएमओ साहब से बात भी करी तो उनका कहना था कि तेंदुखेड़ा के गौशाला संचालक संजय जैन जी से बात हुई तो उन्होंने कहा भेज सकते हैं तेंदुखेड़ा, और कलेक्टर साहब ने भी बोला कि वहां भेजना है। परंतु हमने कहा कि इस तरह से वो वाहन तो आपका 5 किलोमीटर भी चलने के लायक नहीं है। 5 किलोमीटर भी अपन उसमें किसी गौवंश को नहीं ले जा सकते। 50 किलोमीटर भेजना और इतने बेरहमी से ठूस कर भरा जाना, ये कहाँ तक उचित है। तो उसके लिए गौ सेवक फिर वाहन को लेकर के, वाहन चालक को और वाहन को लेकर के थाने गए हुए हैं। वे पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत एवं 2 गौ मृत हो गए गौवंश, उनके जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग कर रहे हैं। दमोह से एफआईआर होना चाहिए। निश्चित रूप से यह मतलब गलत कृत्य है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बताया जाता दमोह से कुछ लोग भी, हाँ, अभी जानकारी जब आपसे बात कर रहे हैं तो जानकारी आई है कि दमोह से कुछ लोग, वहां तेंदुखेड़ा में चर्चा हुई है कि 5-6 लोग दमोह से नगर पालिका से भेजे गए हैं। हो सकता है हमारे गौ सेवकों को डरगाने या धमकाने के हिसाब से भेजा गया हो, शायद ये उनकी गलत सोच हो सकती है। हमारे गौ सेवक न डरने वाले हैं, न किसी के दबाव में आने वाले हैं। वो निश्चित रूप से कार्रवाई की मांग पर अड़े रहेंगे। एक अधिकारी के द्वारा इस तरह का कार्य करना जी नहीं, लापरवाही के दायरे में तो आता है। इसमें जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ पशु क्रूरता एवं अन्य उचित धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। इस संबंध में हमने दमोह नगर पालिका सीएमओ राजन सिंह लोधी से जब चर्चा की तो उनका कहना है कि वह दमोह में मौजूद नहीं है। इस संबंध में सुबह कोई जानकारी दे पाएंगे। वही जिस तरह से दमोह नगर पालिका का ये अमला तेंदुखेड़ा पहुंचा, इसके बाद मामला और भी उग्र हो गया। दमोह जिले के सबसे धनाढ्य मंदिरों में शुमार दमोह के हृदय घंटाघर के समीप स्थित बूंदा बहु मंदिर, जिसमें अकूत संपत्ति है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर काफी चढ़ावा भी आता है, क्योंकि बर्स पर यहाँ पर कई तरह के बड़े आयोजन होते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट पर कई तरह के आरोप लगे थे। मामला माननीय न्यायालय तक पहुँचा था। न्यायालय के आदेश के बाद यहाँ पर रिसीवर नियुक्त हुआ था और जो कमेटी थी उसे अलग कर दिया गया था। अब यहाँ पर जो मंदिर की संपत्ति है उसको लेकर भी एक याचिका लगाई गई। माननीय न्यायालय से आग्रह किया गया कि यहाँ पर जो लाकर है उन्हें खोला जाए, ताकि पता चल सके कि मंदिर की संपत्ति का क्या हाल है। इसके बाद एक आदेश हुआ। दमोह तहसीलदार रॉबिन जैन की उपस्थिति में लाकर को खोला गया, जिसमें सिर्फ चांदी के जेवर निकले हैं, एक भी सोने का जेवर नहीं निकला। इस बात से सभी आश्चर्य में हैं। हालांकि अभी दमोह के कोऑपरेटिव बैंक में एक और लाकर शेष है खुलना, उसमें हो सकता है कि सोने के जेवर और कुछ नकदी रखा हो। हालांकि ट्रस्ट से जुड़े लोग बताते हैं कि यह खाली है, लेकिन अभी इसको भी खोला जाएगा। दमोह के बूंदा मंदिर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जेवरात है उसकी गिनती चल रही है। चांदी के जेवर निकले हैं, सोने का एक भी जेवर नहीं निकला। ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, खजाना क्यों यहाँ पर गिना जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये हम जानते हैं दमोह तहसीलदार रॉबिन जैन से।
सर किस संबंध में ये लाकर खोले गए हैं, क्या है पूरा मामला? वृंदावन ट्रस्ट के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। इसके संबंध में न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि लॉकर और जो दान पेटियां हैं और रिसीवर के रूप में जो भी कार्य यहाँ पे बनते हैं वो संपादित कर रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी खोले गए हैं क्या लॉकर? हाँ, अभी एक लॉकर खोला गया है जो है उसमें जो सामग्री है उसकी सूची तैयार की जाएगी। अभी और भी लॉकर हैं ऐसे शेष रह गए हैं जो हाँ, जो जो जानकारी है दान पेटी है अभी वो सब खोलेंगे उसके बाद। इस संबंध में नगर पुरोहित पंडित चंद्र गोपाल पुराणिक से भी चर्चा की। जी बताएं पंडित जी, क्यों ये कार्रवाई चल रही, क्या? ये अभी अपन ने 1.5 साल पहले तो आप लोगों को सबको विदित है दमोह वासियों को, तो 7 तारीख में अभी 7-8 में फैसला हुआ कि भाई ये सब लाकर वगैरह की चाबी कमेटी वाले नहीं दे रहे थे। कई बार जो है अपन ने कहा उपचार होना था, रिसीवर को देना चाहिए, मगर नहीं दे रहे थे तो कोर्ट में लगाया तो कोर्ट ने आदेश दिया। तो आज जो है लाकर मंदिर के अंदर जो लाकर था उसको खोला गया और बैंक में लाकर है। तो इन लोगों का कहना कुछ नहीं है, उसमें कह रहे खाली है। तो अब हम लोग जाकर के आप लोगों की उपस्थिति में कोऑपरेटिव बैंक का लाकर खुलवाएंगे। आप लोगों की उपस्थिति में, मीडिया की उपस्थिति में और शासन की उपस्थिति में, क्योंकि इस लाकर में सोना एक भी नहीं निकला। सोना बहुत सा मंदिर में, उद्धव मंदिर में सोना नहीं निकला। इसलिए जो है हमने देखा है, कई वर्षों से आ रहे, 50 वर्ष तो हो गए आके हुए, माता पहने रहती थी तो वो कुछ नहीं मिला है। तो अब इन लोगों का कहना है कि कोऑपरेटिव बैंक में जो लाकर है वो खाली है, उसमें निश्चित जो है कुछ ना कुछ निकलेगा। उसका हमने पता किया था, तो लाकर जो है 10/6/16 को रंगला जी अग्रवाल ने खोला था। अब उसका जो किराया बाकायदा भर रहे हैं, आप लोग मीडिया जो है जानकारी ले सकती है कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर से, तो उसमें किराया काटा जा रहा है। तो कितनी बड़ी लापरवाही है। 3 अध्यक्ष बदल गए, 3 अध्यक्षों ने कुछ नहीं किया इसमें। 3 अध्यक्ष को जो पता नहीं हमारे मंदिर से जो है क्या जा रहा है, इतनी बड़ी लापरवाही की। आज तक का किराया चुकता है उसमें। अभी तक कितने लाकर खोले गए और कितने और खुलना शेष है? अभी जो है अब इनका कहना है कि एक मंदिर में ये लाकर है, एक जो है कोऑपरेटिव बैंक में है, जो कमेटी कह रही कि इसमें कुछ नहीं है। मगर आप लोग की हंसने की बात इसलिए है कि लाकर होते हुए, किराया चुकाते हुए इसमें कुछ नहीं है, ऐसा बोलना ना देखे हुए भी इसकी चाबी जो है ढुलवा रहे हैं। और नहीं होगा तो फिर वो तोड़वाएंगे, जो भी लगेगा उसके हम लोग जन भागीदारी से जमा करेंगे पैसा, मगर मंदिर का जो है कोई नुकसान ना हो। ये जो है आप लोगों से, हमारा सभी से, दमोह वासियों से निवेदन है कि इस पर जो है बड़ी जो है कार्रवाई हो। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी आज नए रूप में नजर आए। उनके द्वारा आज कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल एवं दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव भी मौजूद थे। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के तेवर काफी तीखे थे। उनका कहना है कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं इनमें कोई कोताही न बरती जाए। अगर विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही की जाएगी, भ्रष्टाचारी की जाएगी तो उसकी जांच कराकर दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, FIR दर्ज कराई जाएगी। उनका यह भी कहना है कि BIP रोड पर जो काम चल रहा था बार बार ठेकेदार के द्वारा बंद कर दिया जाता है, ऐसे में ठेकेदार को इस कार्य से हटाया जाएगा। इसके साथ ही जिले भर में जो कार्य चल रहे हैं, स्वास्थ्य के संबंध में उनके द्वारा जानकारी ली गई, मेडिकल कॉलेज के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही उनका कहना है कि जबलपुर से ओरछा तक जो वर्तमान में 2 लेन का आदेश हुआ था अब वह परिवर्तित हो गया, 4 लेन ही यहाँ पर बनाई जाएगी। और जो भी 4 लेन दमोह जिले से गुजरने वाली हैं, दमोह शहर से गुजरने वाली हैं, इनका एक स्थान से निकलना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि बक्सहा से जो वाहन आते हैं उन्हें शहर में ना आना पड़े, सीधे वह जबलपुर की ओर जा सके, सागर की ओर जा सके, वह कटनी की ओर जा सके। उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी शेयर की गई। इस अवसर पर विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बड़ी ये प्लेटफॉर्म है कि ग्रामीणों को हम कैसे और ज़्यादा डेवलप करें, पर जानकारी नहीं है और मुझे भी अभी इसकी जानकारी नहीं है।
तो निरंतर धीरे धीरे जैसे जैसे अपग्रेड होती जा रही चीजें आ रही हैं, तो जनपद स्तर पर पूरे वर्ष तो ऐसे नहीं कि सरपंच के और सचिव होंगे, सरपंच की अलग लग जाए, सचिव की अलग लग जाए, सहायक सचिव होंगे, सबकी टीम अलग अलग रहता है, जिससे उनको अच्छे लगे। एक साथ एक दो लोगों को बिठा दोगे अलग अलग कैटेगरी का, ठीक है। देखिए, दिशा की बैठक जो है माननीय सांसद की अध्यक्षता में होती है और ये हर 3 माह में बैठक की जाती है। अलग अलग जो केंद्र सरकार के जो विभाग है उनकी समीक्षा, कार्य प्रगति और बेहतर दमोह को अच्छे तरीके से हम विकास के रास्ते पर ले सके, उसके लिए निरंतर हर 3 माह में ये बैठक आयोजित हमारे द्वारा की जाती है। देखिए, मेडिकल कॉलेज ये भी पानी की जो दिक्कत थी वो भी पूर्ण कर ली गई है और धीरे धीरे करके वो पूर्णता की ओर है और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी मेडिकल कॉलेज, बड़ी व्यवस्था है दमोह के लिए और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जैसे हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेके चने को है, तो केंद्र द्वारा है मध्य प्रदेश के कई जिलों में आना है लोकसभा स्तर पर, तो बहुत जल्द एक प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है दमोह में लगने वाला है। ये बड़ी सौगात रहेगी जो चने को हम प्रोसेस करके जो दमयंती चना जो बनाते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके लिए बड़ी उपलब्धता ये होने वाली है जल्दी से देखेंगे। आपको बताया टमाटर के लिए भी चने की बात आती है, तो टमाटर की बात निश्चित ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चना है, लेकिन और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टमाटर सॉस के लिए भी यहाँ पे पूरा लोगों को क्या नाम से लोन मिल सके, लोन के माध्यम से वो आगे बढ़ सके। जैसे स्टार्टअप इंडिया को लेके, रोजगार मेले को लेके, इन सबको समीक्षा की है और आने वाले 2 महीने में इनकी अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों पे काम करेंगे। जैसे मत्स्य विभाग को लेकर भी समीक्षा की है, उसमें भी बहुत सारी योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है जो हमारे मछुआ भाई है उनको दी जा सकती, क्योंकि लोगों को बस केवल ये पता है कि तालाब ले लिए और उसमें मछली पालन कर लिया, और इसके अलावा भी बहुत प्रकार की योजना है जिसकी जानकारी अभी नहीं है। उसके वर्कशॉप लगाकर लोगों को जानकारी देकर उन योजनाओं का लाभ दमोह के लोगों को देने का हम प्रयास करें। हाँ, उसकी भी समीक्षा हुई और कल इसको लेकर गौण समिति की बैठक है जिसमें माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, हम लोग सभी लोग बैठेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। इस बात प्रयास ये रहेगा कि विद्यालयों के बाद अब आंगनबाड़ियों को भी लिया जाए। तो बैठक में ये विषय भी आया कि कई शौचालय ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उसको लेकर भी समीक्षा की है, मूल्यांकन करेंगे। तो यदि लगेगा तो आंगनबाड़ी केंद्रों को और शौचालयों को भी फिर से उनका निर्माण कराने का पड़ी है। हाँ, वीआईपी रोड के लिए भी बोला है कि अगर वो काम नहीं कर पाते तो उसका टेंडर निरस्त करके रीटेंडर कराया। मुझे लगता है कि इस बार टेंडर निरस्त ही करवा देंगे हम लोग, क्योंकि 2 बार निर्देशित किया है लेकिन काम हो नहीं पाया है, क्योंकि लंबे समय से वो रोड बंद की पड़ी हुई है। तो जल्दी 8-10 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है, जैसे ही उनसे समय मिलता है, तारीख तय होती है, उसका बाद लोकार्पण। दिशा की बैठक जो मेरे द्वारा ली जाती है बड़ी गंभीरता से उसका हम लोग पालन करते हैं और जिन चीजों को, जिन बातों का पालन नहीं होता उस पर कार्रवाई निर्धारित करते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में एक बार बैठक होती है तो समय पर्याप्त रहता है कार्य करने के लिए, उनको क्रियान्वयन करने के लिए, और जिम्मेदारी निर्धारित होती है। और आप देखेंगे कि कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, जितनी भी जिलों में कार्रवाई हुई उसका कारण ही ये है कि दिशा की बैठक में जो निर्णय हुए उसके बाद ही कार्रवाई हुई है। तो आगे भी इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो अधिकारीगण, जो ठेकेदार अनियमितता बरतते हैं, काम नहीं कर पाते, तो उन पर जवाबदेही निर्धारित। निश्चित ही अगले 3 महीने को लेकर मैंने बताया, स्टार्टअप इंडिया को लेकर, मत्स्य विभाग को लेकर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर एक कार्य योजना तैयार हुई है और अगले 15 दिन में सारा ब्रीफ जो है वो सांसद कार्यालय आएगा, उस पर हम अगले 2.5 महीने काम करेंगे। मांगों के लिए भी ये सुगमता अभियान के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि जितने भी बैंक है जब के अंतर्गत सभी बैंकों में दिव्यांग जनों को पहुंचने के लिए पट्टी बनी हुई, बेहतर व्हील चेयर की व्यवस्था है कि नहीं, और सुगम जो ऐप है उसके माध्यम से
उनके रजिस्ट्रेशन हो पा रहे कि नहीं, उनकी आईडी बन पा रही है कि नहीं, इन पर भी लेके दिशा निर्देश दिए हैं जो आगामी दिनों में आप लोगों को देखेंगे। इसके लिए बिल्कुल मैं इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उनके आते ही से उनने सबसे पहला कार्य जो माननीय कलेक्टर महोदय ने किया वो गौशालाओं का निरीक्षण किया। इसके पहले की दो पूर्व बैठकों में मैंने निर्देशित किया था और उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही थी और तकरीबन 12 से 16 गौशालाओं का उन्होंने निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के बाद उस पर कार्रवाई भी की है। तो निरंतर ये कार्य चलता रहेगा और गौ माता को उचित स्थान, उनको बेहतर शेड दिलाने के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। सर आपके प्रयासों से दमोह पूरा डैमेज है उसमें कुछ? हाँ, क्योंकि पहले दमोह से जो जबलपुर जो NH था वो 2 लेन और शोल्डर था, तो उसमें कई लोगों ने इस बात की आपत्ति जताई कि आपने 4 लेन का वादा किया था और 2 लेन शोल्डर कर दिया। लेकिन मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि माननीय गडकरी जी से मिलने के बाद और प्रयास करने के बाद अब वो सीधे 4 लेन हो गई है, तो अब बीच में कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.5 किलोमीटर का जो पैच है सिग्रामपुर, उसमें एलिवेटेड रोड बन जाएगी जिसमें नीचे पिलर रहते हैं जिससे वन्य जो प्राणी है वो नीचे से गुजर जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि NH जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे वो हो जाएगा। और एक दिशा निर्देश पिछली बार मैंने दिए थे कि जो बक्सवाहा से रोड आ रहा है वो, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सागर दमोह का जो 74 किलोमीटर का MPRD से रोड दिया वो, और जबलपुर सागर वाला, तो ये 4 लेन ऐसा जुड़े कि किसी को रोड से उतरना ना पड़े, सीधे कनेक्ट हो जाए। तो उसको लेकर दिशा निर्देश दिए तो वो भी पूरा एक सर्कल बन रहा है कि बक्सवाहा से अगर चढ़ेगा, सागर से चढ़ेगा, जबलपुर से चढ़ेगा तो वो शहर में नहीं जाएगा, उसी 4 लेन के माध्यम से वो तीनों जगह वो जा सकता है। रेलवे का एक महत्वपूर्ण होता है, रेलवे के रूप में क्या विस्तार की? देखिए अभी तो सबसे बड़ी चुनौती दमोह के लिए ये थी रैक पॉइंट के लिए, और कई लोगों ने मुझसे कहा कि जब गोंडवाना से और संपर्क क्रांति में हम लोग जब दिल्ली जाते और बारिश हो जाती तो शेड नहीं है। तो जब मैं सांसद बन के गया तो मैंने माननीय रेल मंत्री जी से बात की और DRM की हर साल बैठक होती, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो रेलवे का कोच लगता है रैक पॉइंट, तो रैक पॉइंट के कारण हम शेड नहीं बना सकते। बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर प्रयास करके अभी शायद आप लोगों ने देखा होगा जब मैं पार्लियामेंट गया था उसके पहले करैया रैक पॉइंट बन गया है, वो कम से कम 800 मीटर लंबा बना हुआ है। तो इतना लंबा रैक पॉइंट सीधे बन गया और 2-3 महीने के भीतर दमोह का ये रैक पॉइंट सीधे करैया चला जाएगा। तो एक बार में पूरे आप देखेंगे कि पूरी ट्रेन लग जाएगी, पूरे ट्रक लग के एक बार में यूरिया खाद उतर जाएगा, गेहूं चावल जो भी चल रहा है FCI का वो चल जाएगा। एक ये बड़ी उपलब्धि दमोह की हो गई। कई बार जब स्टेशन पे जाओ तो लोग बोलते हैं कि भाई सब बड़े बड़े ट्रक लगे हुए, ट्रैफिक जाम लग रहा है, इन सबसे निजात मिलेगी। और जो दिल्ली की ओर जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं अगले 1 से 1.5 वर्ष में वहां पे शेड लगा देंगे और बेहतर व्यवस्था करने का निरंतर प्रयास करेंगे। ये करते हैं। अभी CMO आए थे और हमारे व्यापारी संघ के लोग भी आए थे, उसको देखते ही कैसा करें कि बरसात में क्षतिग्रस्त ना हो पाए, कोई घटना ना घट पाए, उसका भी मूल्यांकन करते देखते जो भी बेहतर होगा उसके लिए करेंगे। गवर्नमेंट की चर्चा की नगर पालिका की ओर से बताया गया था, रास्ते में 2 की मौत हो गई है। अभी ये विषय आपके द्वारा संज्ञान में आए, उसको दिखवाते हैं, यदि किसी की कोई गलती है कोई कमी है तो उस पर कार्रवाई कराते हैं। आज माननीय सांसद जी के अध्यक्षता में आज जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई है। जो ये बैठक हर 3 माह में होती है, इसे हम दिशा की बैठक भी कहते हैं और मेरा यही मानना है कि इससे दमोह जिले को नई दिशा और नई दशा मिलेगी और हमारे दमोह को बेहतर से बेहतरीन बनाने के में कार्यरत है हम सभी। जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आज माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें हमारे सभी जिले के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। जो क्षेत्र का विकास है, जिले का विकास है, वो सही दिशा में हो, समय पर हो, लोगों का उसका लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों पर चर्चा की गई। पेयजल है, स्वास्थ्य है, मध्याह्न भोजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी गौशाला है, इन पर चर्चा की गई है। जो विगत बैठक में निर्णय लिए गए थे उनके पालन के संबंध में समीक्षा की गई है और कई विषयों में अभी काम की और आवश्यकता है। सबसे बड़ा विषय जो आया है आज की, जो भी हमारे निर्माण कार्य विकास कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण है। लगातार संज्ञान में आता है, कई बिल्डिंग गिर रही हैं,
किसी का छत छू रहा है, या अभी बने हुए कुछ समय भी व्यतीत हुआ, कुछ साल ही व्यतीत हुए हैं और बिल्डिंग की स्थिति जर्जर होने लगती है, लगातार अपन फंड देते हैं, उसके बावजूद भी अच्छी स्थिति नहीं हो पाती है। हमारे बच्चों को असुविधा होती है, आमदन पर असुविधा होती है। तो हमारे जो रोड हैं, स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी माननीय सांसद महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसमें लापरवाही करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में गुणवत्ता तय हो और जिस हिसाब से उसकी एज 30 वर्ष से 50 वर्ष तक होना चाहिए उतनी एज चले। अभी लगातार जैसे भी फिश मार्केट बनने के पहले गिर गया, इस तरह की शिकायतें आती है। कोई छात्रावास आपकी नगरी तालुका में ही बना हुआ है, जिसको 17 में हैंड ओवर हुआ था, वो भी 22-23 में किराए के भवन में चला गया, क्योंकि वो जर्जर स्थिति में होने लगा, छूने लगा, तो हमारे बच्चों को प्राइवेट में जाना पड़ा, तो किराया भी देना पड़ रहा है और शासन के पैसे भी खर्च हो गए और लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे रोड है समय पर नहीं बन पाई है, अपनी नगरी DIG रोड आपने बताई, तो समय पे बने। माननीय सांसद महोदय का एक प्रयास है, माननीय महाजनों का प्रयास है कि शासन इतना फंड उपलब्ध कराता है, खर्च होता है और उसका लाभ हमारे आमजन को तत्परता से समय पर मिले, तभी उसकी पूर्णता है। कई आया कि तालाब बनाया था, टैंक बनाया था, फट गया, पानी नहीं भरता है, इस तरह की चीजें जांच होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी का यही निर्देश है। साथ ही जैसे तेंदुखेड़ा में जल मंगल योजना का लाइन डाली जा रही है पर वो गड्ढे नहीं भरे जाते हैं, जबकि जो भी गड्ढे जिस एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं उनको तत्परता से भरना चाहिए। इसका अर्थ दुर्घटनाएं होती हैं, लोग परेशान होते हैं और असुविधा होती है। इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह हमारे जो गौवंश रोड पे आता है तो एक्सीडेंट भी होता है, गौ माताओं को भी असुविधा होती है, कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट के शिकार हो जाती है, परेशानी में होती है। तो ये भी सूचित किया गया है कि जिला पंचायत की टीम और पशुपालन विभाग की टीम दोनों तीनों मिलकर के एक कमेटी बनाएंगे और गांव-गांव में जहां भी लोहा का दल पहले किया जाता कमेटी द्वारा काम, जो भी नजदीकी गौशाला होती है उनमें हमारे गौवंश को उसमें दाखिल कराएंगे या भिजवाएंगे, ताकि गौवंश भी सुरक्षित हो सके और हमारे आमजन भी सुरक्षा के साथ रोड पे सफर कर सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के अम्बेडकर चौक स्थित मानस भवन में पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि जिला पंचायत की ओर से इसका आयोजन किया गया, जिसमें पंचगण मौजूद थे। यहाँ पर सभी से चर्चाएं की गई, विकास का रोड मैप तैयार किया गया। उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात को रखा गया। प्रमुख रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे GIM जो भी प्लानिंग हुई है ग्राम पंचायत लेवल की या किसी विभाग की, चाहे किसी विभाग की प्लानिंग हुई हो या हमारे पंचायत ग्रामीण विकास की प्लानिंग हुई हो या PMGS की प्लानिंग हुई हो या किसी अन्य विभाग की, जिसमें कोई वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए यदि किसी NGO ने वहां पे कोई GIS से संबंधित डाटा इकट्ठा किया है या वहां पे कोई सर्वे किया है, तो ऐसे सभी प्लानिंग को हम लोगों को कंपोजिट करके और एक प्लान तैयार किया जाना है। इस प्रकार जो हमारा प्लान बनेगा वो प्लान तकनीक जो हमारी जितनी भी हमारे पास आज की डेट में साइंटिफिक तकनीक है उन सब तकनीक का समावेश करके ही हमें काम करना है। पुरानी योजना और नई योजना में यहाँ पे यह डिफरेंस है कि पहले जब हम कार्य योजना बनाते थे तो ग्राम पंचायत बैठ जाती थी और डिसाइड कर लेती थी कि हमें इस साल में सिर्फ 4 काम करने हैं। 2 काम हमें तालाब बनाने हैं, 2 काम में हमें सड़क निर्माण करना है, 1-2 काम में हमें ड्राइव का कार्य करते हैं और उनमें यहाँ तो हमें बकरी शेड बनाना है या पशु शेड बनाना है। लेकिन जो हमारी विकसित ग्राम पंचायत कार्य योजना बनेगी, इस विकसित ग्राम पंचायत योजना में हमें 2047 को ध्यान में रखते हुए पूरी कार्य योजना बनाना है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर यह बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में SDM दमोह सौरभ गंधर्व, नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे, नगर कोतवाली TI मनीष कुमार के अलावा सोनाली जैन,
और ट्रैफिक प्रभारी दलवीर मार्को भी मौजूद रहे। वहीं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात को रखा गया और अपनी समस्याओं को भी सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें किस तरह की व्यवस्थाएं इस त्यौहार के मद्देनज़र आवश्यक हैं। हम महिला जाती है वहाँ पे पूरे खड़ी हो जाएगी। पिछले वर्षों की कोई अनुभव है मतलब इस बार हर जितने भी लोगों में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं किसी भी समाज के, चाहे वो सिख समाज हो, जैन समाज हो, सब साथ सच्चा करते हैं घंटा करते हैं। लेकिन क्या होता है जब उसमें कम्युनिटी की बात आती है साथ सच्चा की, तो उसमें कोई ना कोई व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, तो वो बड़ी मुश्किल से सुलझता तो है। सामान्यतः जैसे भी बीते में नवरात्रि होगी तो सब तो उसमें साथ सज्जा का मतलब उसको प्रॉपर लाइटिंग रही, कोई विशेष उसमें धार्मिक चिन्ह नहीं लगाए गए, कोई पोस्टर नहीं लगाए गए या वो चीज हमारा कहना है कि सीएम साहब से अपन को लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर अभी जो धार्मिक ये बैठक आयोजित की आज ईद मिलादुन नबी के संबंध में शहर कमेटी जो है उसके साथ बैठक आयोजित की गई थी। इसमें पुलिस विभाग, विद्युत विभाग और नगर पालिका और अन्य संबंधित विभाग जिनकी व्यवस्थाएं लगती हैं वो उपस्थित रहे। इसमें इस बैठक में शहर कमेटी के सभी लोगों से, मीडिया बंधुओं से, सभी से सुझाव लिए गए कि पिछले वर्षों के जो उनके अनुभव रहे हैं उसके आधार पर हम क्या बेहतर कर सकते हैं। इस बार भी यह त्यौहार हम पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, इसके लिए समिति के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए, कुछ सुझाव मीडिया बंधुओं के द्वारा भी दिए गए, उस सब पे हम काम करेंगे। कुछ एक दो बातें निकल के आई जिसमें कि बारिश के दौरान कुछ सड़कों में जो है मरम्मत का काम किया जाना है, उसके लिए तत्काल नगर पालिका सीएमओ को निर्देशित किया गया है। विद्युत विभाग के लोगों को भी हमने बोला है कि जिस रूट से उनकी बाइक रैली और जो जुलूस वगैरह निकलने हैं उस रूट को पूरी तरीके से प्रयास करें कि ठीक कराया जाए, कहीं पर भी वायरिंग करंट फैलने जैसी स्थिति ना बने, उसका भी हमने पूरा प्रयास किया है। पुलिस व्यवस्था के लिए और नगर पालिका की व्यवस्थाओं के लिए मौका निरीक्षण करेंगे। टीआई साहब और सीएमओ साहब दोनों संयुक्त रूप से उसका पूरी रूट का जो है एक बार दौरा करेंगे और उसमें जो भी उनके सामने चीजें आती हैं, क्योंकि हमारे पास लगभग एक सप्ताह का समय है, उस दौरान पूरी व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त करेंगे। को लेकर अभी एक बैठक हुई है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए, क्या क्या काम होना? देखिए, ईद की बैठक को लेकर जो जुलूस मार्ग है वहाँ पर साफ सफाई, चूना लाइनिंग और क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था और उसके अलावा जो सड़कों पर गड्ढे हैं उन्हें सुधार के निर्देश दिए गए हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत चौदह क्वार्टर के समीप एक चोरी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि यह जो परिवार है वो अजमेर यात्रा पर गया है, इसी बीच अज्ञात चोरों के द्वारा घर को निशाना बनाया गया है और क्या क्या चोरी गया है ये तो मकान मालिक के आने के बाद ही तय होगा, लेकिन बीती रात काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले में जांच शुरू की गई है। चोरों की तलाश की जा रही है। दमोह शहर में बढ़ती चोरियों को लेकर पुलिस भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है और जल्द ही चोरों तक पहुंचने की बात कही जा रही है। किसका मकान है, किस जगह है, क्या हुआ? हमारे यहाँ राजू ताले वाले रहते हैं,
ताला चाबी का काम करते हैं। ये लोग अभी बाहर गए हुए हैं अजमेर शरीफ 3-4 दिन से। आज क्या हुआ कि यहाँ एक सामने घर है, इनने देखा कि बाहर तो ताला डला है लेकिन अंदर के दरवाजे खुले, तो इन्होंने फिर उनको फ़ोन लगाया। फ़ोन पर उन्होंने बताया नहीं, हम चारों तरफ के ताले डाल कर आए थे। इसके बाद शंका हुई हम लोगों को कि ऐसा ना हो चोरी हो गई, तो फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सूचना देने पर पुलिस यहाँ पर आई, उसने अपनी तहकीकात की है। अब आगे का मामला पता नहीं चला क्या गया है क्या नहीं, लेकिन ये है कि घर के दरवाजे टूटे मिले हैं। ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में पहली घटना हुई है, यहाँ ऐसी घटना नहीं होती है। किसका मकान है? ये राजू भाई हैं, गुड्डू हैं, 2-3 भाई हैं, ये लोग उनका मकान है। किस जगह पे? ये गढ़ी मोहल्ला बजरिया नंबर 2 के पास है, मैदान में। ये सामने मकान है और वो लोग बाहर गए हुए हैं। अभी ये प्राप्त नहीं हुआ कि क्या चोरी हुई क्या नहीं, लेकिन दरवाजे टूटे मिले। कहाँ गए लोग? ये लोग अजमेर शरीफ गए। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज। तब मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ के द्वारा प्रांतीय आह्वान पर कलमबंद कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया था। दमोह जिले में यह हड़ताल लगातार 3 दिनों से जारी है। संपूर्ण प्रदेश में हड़ताल चल रही है, जिसके चलते कई सरकारी काम प्रभावित हो रहे हैं। इनके द्वारा 20 तारीख तक जिला स्तर पर, उसके बाद प्रदेश व्यापी धरना भी दिया जाएगा। प्रदेश स्तरीय धरने में काफ़ी बड़ी संख्या में ये प्रदेश भर से पहुंचेंगे। इनका ये कहना कि इनकी जो अटेंडेंस की बात कही जा रही है, ये लगातार मैदान में तैनात रहते हैं, ऐसे में अपनी अटेंडेंस लगाना संभव नहीं। इनने टाइम निर्धारित कर दिया कि आपको 8 घंटे के अंदर लॉग इन या लॉग आउट जो भी करना है, लेकिन हम लोग का जो कार्य होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। हो सकता कभी हमें सुबह 8 बजे जाना, हो सकता कभी हम रात में 9 बजे तक वापस आए। तो ये हम लोग के कार्य के अकॉर्डिंग ये व्यवहारिक नहीं है ये अटेंडेंस। और हम लोग को विभिन्न कार्य अदर कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे अभी SIR में हम लोग का ड्यूटी लगी हुई थी, उपार्जन में नोडल अधिकारी। तो या तो हम लोग ये चाहते हैं कि केवल हम लोग 8 घंटे ही काम करें, उसके अलावा कोई कार्य ना करें, ना आधार विभाग के ना कोई। या फिर आप हमारे जैसा हम चाहते हैं कि जैसा फ्लेक्सिबिलिटी जो हम लोग चाहते हैं वो प्रोवाइड करें तो बेहतर होगा। नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी? नहीं तो हड़ताल अभी जारी है ही, और जैसा ऊपर से आदेश होगा हमारे प्रांत लेवल पे वैसा डिसीजन दिया जाएगा। आप लोग हड़ताल? आज मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पे हम पूरे समस्त जिले के कृषि विस्तार अधिकारी दिनांक 3/8/2026 से चरणबद्ध आंदोलन के तहत दिनांक 17 से 20 तारीख तक जो चल रहा है उसकी ये जिले स्तर पर हड़ताल है। उसका आज तीसरा दिवस है। उसमें हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। जो हम लोग मैदानी अमले हैं और मैदानी अमले के जो अटेंडेंस अनिवार्यता की गई है, तो उसके लिए हमारे लिए कुछ व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी शासन के समक्ष में कुछ मांगे हैं कि अगर शासन इन मांगों को सुनती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम पूर्ण विरोध नहीं कर रहे किसी भी व्यवस्था का, जो होती है अच्छी होती है, लेकिन कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए हमारी शासन के समक्ष जो मांगे हैं 3, जैसे कि हम लोगों का जो मैदानी अमला है वहाँ पर हम लोग पदस्थ होते हैं, पर वहाँ पर कोई भी शासकीय अवकाश नहीं है हम सभी के लिए। और जो हम बीज वितरण का कार्य करते हैं तो उसमें जो आदन सामग्री रखने की व्यवस्था है वो भी नहीं है। तो हमारी शासन की से मांग है कि वो क्या शासकीय अवकाश का निर्माण कराए, मुख्यालय शासकीय आवास का निर्माण कराए, उसका जो हमारा मुख्यालय होता है उसका निर्माण कराया जाए। और दूसरी मांग ये हमारी कि हम लोगों का तकनीकी पद होता है तो वो 2400 ग्रेड पे की जगह 2800 ग्रेड पे किया जाए। और तीसरी मांग क्या है कि हम लोग की संख्या कम है अभी, जैसे हमारे विभाग में तो हम लोगों के पास में 2, 3, 4 सर्कल होते हैं, और हमको जैसे हमारे पास एक जगह पदस्थापना है पर 4 सर्कल का कार्य संभालते हैं, उसके लिए सर हमें 500 रुपए की राशि दी जाती है, जो कि हमारी मांग है कि वो प्रति सर्कल 5000 रुपए राशि की जाए। अगर शासन इसकी मांगों को 20 तारीख तक सुनती है तो उसके बाद ये हड़ताल समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर 20 तारीख तक नहीं सुनती है तो जैसा कि प्रांतीय आह्वान है कि 21 तारीख को भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित होकर शासन के समक्ष वहां पर मांगे रखेंगे, और वहां अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे फिर जैसा प्रांतीय आह्वान रहेगा वैसा हम कार्य करेंगे। जैसे ये हड़ताल चल रही है, इससे काम प्रभावित हो रहा होगा, क्या क्या काम प्रभावित हो रहे होंगे? क्या इसमें अभी किसानों को जैसे खाद के लिए वो जानकारी मांगते हैं, बोलते हैं कि ई टोकन ये अभी बंद कर दी थी तो चालू हो रहा है। हम लोग के पास फ़ोन आते हैं और जो फसलों की समस्याओं को लेके तो हम लोग अभी बोल रहे हैं कि हम लोग अभी हड़ताल पर हैं। और इसके बाद कृषि यंत्र है
और जो हम लोग को टारगेट दिए थे कृषि मैपर पर, अभी वो नहीं, हम लोगों ने अभी कोई नहीं कर रहा जब से हड़ताल में है। और ये खरीदी है जो, उसमें भी हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। तो और ये हम लोग को एक जीटी करके होता है जिसमें फसलों का नुकसान या फिर है गुड ग्रोथ है उसके बारे में देना रहता है, तो वो भी हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा नगर में सुनान नदी के किनारे स्थित 250 वर्ष पुरानी शहर मस्जिद आज भी अपने इतिहास और स्थापत्य कला के लिए पहचानी जाती है। स्थानीय लोग इसे नगर की सबसे पहली मस्जिद मानते हैं। मस्जिद के अंदर की बारीक नक्काशी और दीवारों पर की गई कारीगरी आज भी देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पत्थर, चूने और गारे से बनी इमारत सदियों बाद भी उतनी ही मजबूत नजर आती है। बुजुर्गों का कहना है कि इसका निर्माण अंग्रेजी शासन से पहले हुआ था और तब से अपने मूल स्वरूप में कायम है। मस्जिद कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हाजी करीम लाट साहब एवं सलीम सर और पार्षद मुश्ताक खान ने बताया कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब मस्जिद का निर्माण हुआ था तब लोहे के काटर रेलगाड़ी से पथरिया स्टेशन तक आए थे। वहां से उन्हें बैलगाड़ी से 2 दिन में गड़ाकोटा लाया गया था। मस्जिद की नक्काशी बाहर से आए कुशल कारीगरों के द्वारा की गई थी। यह मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गड़ाकोटा की धार्मिक विरासत का प्रतीक है। यहाँ रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। जुमे और ईद त्योहारों पर सैकड़ों नमाजी एकत्रित होते हैं। स्थानीय लोगों में इस मस्जिद को लेकर कई मान्यताएं भी जुड़ी हैं। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ रात 12 बजे के बाद जिन्नाती रूहें नमाज अदा करने आती हैं। कई लोगों ने इसे देखने का दावा भी किया है। मस्जिद के ठीक बाजू में एक दरगाह भी स्थित है जहां दूर दूर से लोग जियारत के लिए आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। इतिहासकारों और नगरवासियों का मानना है कि शहर मस्जिद गड़ाकोटा के पुराने इतिहास को आज की पीढ़ी से जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है। इसकी नक्काशी स्थापित देखकर हर आने वाला श्रद्धालु और पर्यटक दंग रह जाता है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की देखिए विशेष खबर। ये मस्जिद कितनी पुरानी है, इसकी नक्काशी देखकर लगता है जैसे कितनी पुरानी है। इस मस्जिद के बारे में कुछ इतिहास बता दें। हमारे बुजुर्गों के बताए अनुसार लगभग 200 वर्ष पुरानी यह मस्जिद है। लगभग हम लोग 60-65 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले से लगभग 200 साल से बनी पुरानी मस्जिद है। इसकी बनावट, इस तरह की कारीगरी है, ये सब पहले पुरानी बनी हुई है, अपने बुजुर्गों द्वारा बनवाई गई। और नदी के किनारे बनने से इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई। इसमें जो नक्काशी दी गई है और ये बड़े बड़े गाटर हैं, ये इनके बारे में क्या जानकारी दो? ये तो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। ये जब मस्जिद बन रही थी उस टाइम कोई साधन ऐसे नहीं थे, बैलगाड़ियाँ चलती थी, तो
कटनी या रायपुर से ट्रेन से पथरिया तक ये गाटर लाए गए और उसके बाद बैलगाड़ियों द्वारा इन गाटरों को कड़ा कूटा 2 दिन में लाया गया और तब उसको चढ़ा के इसको आधुनिकीकरण थोड़ा सा दिया गया। बाकी नक्काशियाँ ये सब बाकी चीजें जो पुरानी बनी हुई ये काफी पुरानी बात है, ऐसा हम लोग अपने बुजुर्गों से सुना है और वर्तमान में हम देख ही रहे हैं तो आज भी वैसी व्यवस्था में है। तो जब से अभी तक इसमें नमाज अदा की जा रही है? हाँ, कंटिन्यू बिल्कुल 5 टाइम नमाज हमेशा जारी रही, नमाज हमेशा जारी रही और पूरा मुस्लिम समाज आसपास रहता ही है बसा है और यहाँ का जागरूक मुस्लिम समाज नदी के किनारे होते हुए भी जैसे माननीय मंत्री जी भैया गोपाल भार्गव ने जो घाट बनवाया था सुंदरता के लिए और कटाव रोकने के लिए, उससे लग के मुस्लिम समाज के कुछ जागरूक लोगों ने वृक्षारोपण करके उसको और कटाव को रोकने में सहयोग किया और बल्कि और उसको पेड़ों को बचाकर और बेहतर काम किया कि आज बहुत खूबसूरती बनी है और कटाव रुका हुआ है नदी का, जिससे मस्जिद की बुनियाद बाकायदा सही खड़ी हुई। दमोह में इंजीनियर संगठन की कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें इंजीनियर शैलेंद्र सिंह परिहार अध्यक्ष बने हैं, इंजीनियर अजीत जैन सौरभ असाटी उपाध्यक्ष बने हैं, इंजीनियर कपिल मिश्रा सचिव, इंजीनियर अभिषेक जैन, शुभम सोनी, गौरव जैन सह सचिव बने हैं, सोमनाथ पटेल कोषाध्यक्ष हैं, जबकि इंजीनियर लोकेश चौधरी मीडिया प्रभारी। कार्यकारिणी इंजीनियर में श्रेयांक जैन, अंकित असाटी, साउथ गौरी, हिमांशु पटेल, देवेश ठाकुर, लकी सेन शामिल हैं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगर पालिका सीएमओ की बड़ी लापरवाही, गोवंश परिवहन करते समय 2 गोवंशों की मौत, बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन। न्यायालय के आदेश पर पुनः मंदिर का खोला गया लाकर निकला खजाना। दमोह कोतवाली में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ की हड़ताल जारी, कामकाज प्रभावित, किसान परेशान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, एमटीईवी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।